नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा प्रहार पर। कल हमने आपको वैयक्तिक विभिन्नता की प्रैक्टिस सीरीज फर्स्ट कराई थी। आज हम आपको बाल विकास के टॉपिक वैयक्तिक विभिन्नता की प्रैक्टिस सीरीज 2 कराने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है। देखिए, विद्यालय को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नता को पूरा करना चाहिए? इसका पहला ऑप्शन है कि वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। चौथा ऑप्शन है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। तो आइए देखिए, पहला ऑप्शन कहता है कि वैयक्तिक शिक्षार्थियों के विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए, कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में विशिष्ट है, यह कहना चाहता है। जो पहला पॉइंट है आपका कि वैयक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, तो इसके कहने का अर्थ है कि प्रत्येक विद्यार्थी की जो सीखने की योग्यता है, जो उनमें भिन्नता है, उनमें वह विशिष्ट है, उसे उसकी अनुभूति कराने के लिए। मध्य खाई को कम करने के लिए दूसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षार्थियों के मध्य जो खाई है उसे कम करने के लिए। देखिए, बच्चों के मध्य खाई को हम कैसे कम कर सकते हैं? बच्चों के मध्य खाई को कम करने का मतलब है उनमें वैयक्तिक विभिन्नता को ना देखना। बच्चे सब हमारे लिए तो एक समान है, उनको शिक्षा भी हमें एक समान देनी है, पर जो उनकी विशिष्ट अनुभूति हैं उनको कराना और खाई को कम करना, दोनों में डिफरेंस है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। देखिए, 2 बच्चे हैं, उनकी योग्यताएं कभी भी समान नहीं हो सकती। 2 बच्चों में कभी भी कोई सी भी योग्यता समान नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के लिए योग्य है या अयोग्य है। देखिए, किसी शिक्षार्थी की हम ये पहचान कैसे लगा सकते हैं कि वो योग्य है या अयोग्य है? ये उसकी एक विशिष्ट होने की अनुभूति नहीं कराता, इसलिए इसका पहला ऑप्शन जो है विशिष्ट होने की अनुभूति, यही सही है। आइए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। अधिगमकर्ता यानी अध्यापक हो गया, जो अधिगम करा रहा है, उसके लिए अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता। नंबर बी शारीरिक विकास। सी विद्यालय की बनावट। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अधिगमकर्ता के अंदर मैच्योरिटी यानी परिपक्वता होना जरूरी है, जिससे कि उस परिपक्वता में आपका शारीरिक विकास आ जाएगा। विद्यालय की बनावट को भी परिपक्व होने के बाद ही वो समझेगा, इसलिए इसका तो इसमें कोई महत्व ही नहीं है दोनों का। इसलिए अधिगम का मुख्य आधार होता है अधिगमकर्ता का परिपक्व होना, मैच्योर होना। तीसरा क्वेश्चन, अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए, अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि नंबर ए बच्चों से बातचीत करे, उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। नंबर बी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों का लागू करे। नंबर सी या 3 शिक्षण और आकलन के समान मानक तैयार हों। चौथा बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग उनको नामित करें। बच्चों के लिए अगर विद्यार्थी कठोर नियम लागू करेंगे तो वो कुछ भी नहीं सीखेंगे। उनमें जो हम कठोर दबाव बनाएंगे तो उनके अंदर एक दबाव की वजह से तनाव और कुंठा पनपेगी, जिससे वो पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेंगे। शिक्षण और आकलन के समान मानक, हर विद्यार्थी के लिए शिक्षण के आकलन और मानक हम एक समान नहीं बना सकते, इसलिए उसका ऑप्शन सी भी गलत है। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग उनको नामित करें। अगर हम बच्चों को अंकों के आधार पर नामित करने लगेंगे तो बच्चों में मतभेद होगा और उनके अंदर ईर्ष्या पैदा होगी, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन भी गलत है। इसका ऑप्शन ए सही है। बच्चों से बातचीत करें और उनका जो दृष्टिकोण है उसको महत्व दें, जिससे कि वो उनके अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नता है
वो एक सफलता की ओर ले जाए उन्हें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी अधिगमकर्ता यानी सिखाने वाला कि अधिगम को प्रभावित करने वाला वैयक्तिक कारण है। वो कहता है ऑप्शन ए है भाषा, बी है लिंग, सी है समुदाय, डी है सभी। तो आपका इसका ऑप्शन डी सही है। डी इसलिए सही है कि अधिगमकर्ता के अधिगम को भाषा भी प्रभावित करेगी, उसकी लिंग भी प्रभावित करता है उसे, और उसका समुदाय जहाँ वो रहता है, जिस जगह रहता है, जिस लोगों के साथ रहता है, वो भी उसे प्रभावित करता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। तो उसकी इस व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है उसका शारीरिक विकास। देखिए, अगर हम किसी क्लास में रहते हैं, मान लीजिए 7वीं बताया उसने, 7वीं क्लास का बच्चा अगर 10वीं क्लास का क्वेश्चन हल कर रहा है तो उसमें शारीरिक विकास के उसका कोई महत्व नहीं। उसका संवेग, क्रोध, भय और प्रेम आदि होते हैं। इनका उसकी जो व्यक्ति भिन्नता योग्यता संबंधी है, जो 7 कक्षा का होते हुए 10वीं कक्षा का सवाल कर रहा है, विषय को आसानी से समझ रहा है, तो उसका ये संवेग भी इसमें कोई महत्व नहीं रखता। उसकी जाति, वो किस जाति से, इसका उसकी समझ से कोई मैटर नहीं करता। आपका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। उसकी विशिष्ट योग्यता, अगर वो अगली क्लास की, अपनी क्लास से अगली क्लास की चीज़ों को आसानी से समझ रहा है तो उसके अंदर एक विशिष्ट योग्यता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आपकी कक्षा में सतीश और मुकेश में काफ़ी वैयक्तिक विभिन्नता है। इसका प्रमुख कारण हो सकता है वातावरण, वंशानुक्रम या जाति। इनमें से कोई नहीं। देखिए, केवल वातावरण कभी भी नहीं होता, ना ही केवल वंशानुक्रम कभी होता है। जाति के साथ यहाँ प्रजाति लिखा है ऑप्शन में, ये प्रजाति लगा है, तो इसका ऑप्शन है आपका जाति और प्रजाति वाला, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण के मिलने पर ही उसकी जाति और प्रजाति का विकास होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संभवतः व्यक्ति योग्यताओं की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति की योग्यताओं में विभिन्नता है तो उससे उतना प्रभावित नहीं होगा, जो उसके पर्सनालिटी में विभिन्नता मिलेगी, उसके व्यवहार में जो विविधता मिलेगी, उससे प्रभावित होगा। तो इसका कथन को कहने वाले टायलर का है। टायलर ने कहा ये कथन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह जो कथन है ये आपके रॉस का है। रॉस ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये ऐसे जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये सीटेट में तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन टेट और सुपर टेट, टेट और एस्टेट में इन क्वेश्चनों की डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। टेट का जो पेपर सेट करने का जो आइडिया रहता है वो यही रहता है, फैक्ट पर ही। इसलिए टेट के हिसाब से और सुपर टेट के हिसाब से ये महत्वपूर्ण ही मान के चलिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? भिन्नता का मतलब ही यहाँ व्यक्ति भिन्नता से है।
वातावरण प्रभाव के कारण मैंने बताया था कभी भी किसी एक अकेले कारण से नहीं होगी। वातावरण होगा तो वहाँ वंशानुक्रम भी साथ होगा। वातावरण प्लस वंशानुक्रम ये दोनों साथ में ही चलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि जन्मजात विशेषताओं के कारण। जन्मजात विशेषता आप समझ ही गए होंगे, ये वंशानुक्रम कहना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होता है। ये भी जीन्स यानी वंशानुक्रम में ही आ जाता है। जीन्स की बात कर रहा है तो ये वंशानुक्रम में ही होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक दूसरे पूरक हैं और जहाँ भी व्यक्ति भिन्नता पाई जाएगी वहाँ इन दोनों का रोल सबसे आगे होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न जो सबसे पहले किया है वो आपके गाल्टन ने किया है। गाल्टन ने सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयास किया है। गाल्टन का जो पूरा नाम है वो फ्रांसिस गाल्टन है और इन्हें सृजन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, सृजनकर्ता कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है हेरिडेटरी जीनियस जो व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित है और इन्हें व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक भी कहा जाता है। इनके बारे में ये जो 4-5 पॉइंट मैंने बताए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सामाजिक स्तर से ऊंचे परिवारों के बच्चों में निम्न स्तरीय परिवारों के बच्चों की अपेक्षा कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। देखिए, बच्चा किसी भी परिवार में पैदा हो, क्या कि बच्चा किसी भी परिवार में पैदा हो, चाहे वो निम्न स्तरीय हो चाहे वो उच्च स्तरीय हो, ये उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि उसका भी शारीरिक विकास उसी प्रकार है, उसका मानसिक विकास भी उसी प्रकार होगा और व्यवहार उसका अपने वातावरण के अनुसार होगा। सब कुछ वंशानुक्रम और वातावरण पर डिपेंड करता है। हम परिवार में किस में जन्म लिए, ऊंचे में या निम्न स्तरीय में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। इसका ऑप्शन डी सही है, ये गलत हो जाएंगे। और ये भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है कि थ्रस्टन और लिंकर्ट, थ्रस्टन और लिकर्ट होता है या लिंकर्ट बोलते, लिंकर्ट है, लिकर्ट लिख गया है। थ्रस्टन और लिकर्ट ने निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। ये आपके अभिवृत्ति को मापते हैं, ये बुद्धि का मापन नहीं करते, ना ही मूल्यों का, और व्यक्तित्व का तो इन्होंने किया ही नहीं, उसमें तो क्रेशमर आते हैं आपके। तो थ्रस्टन और लिंकर्ट ने अभिवृत्ति का मापन करते हैं, एप्टीट्यूड का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए, जो व्यक्तिगत विभिन्नता हैं उनके संदर्भ में शिक्षक को चाहिए कि निगमनात्मक पद्धति के आधार समस्याओं को हल करें। निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं को हल करें या उनका समाधान करें। अगर निगमनात्मक पद्धति को आपको बताना चाहूँ तो कहने का मतलब है कि पहले ये नियम की ओर से बताएंगे, यानी नियम बताएंगे, फिर ये उदाहरण बताएंगे, यानी नियम से उदाहरण की ओर ले जाएंगे। पहले सूत्र बताएंगे फिर उस सूत्र पर उदाहरण बताएंगे। इसलिए इस पद्धति को व्यक्तिगत भिन्नता में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कलन, ये फलन लिख गया है, यहाँ कलन है, कलन यानी गणितीय विधि, इसका भी यहाँ कोई प्रयोग नहीं होगा। याद करने वाले क्षेत्रों को तथ्य उपलब्ध कराना, याद करने पर जोर देना, ये एनसीएफ के खिलाफ है। आपका ऑप्शन बचता है 4। विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएंगे, उन्हें विविध प्रकार की जो अधिगम परिस्थितियाँ उन्हें उपलब्ध कराएंगे, उनसे सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। ये इसका ऑप्शन आपका डी सही है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। बहुसांस्कृतिक यानी वहाँ हर संस्कृति के लोग हैं, यानी हर संस्कृति के बच्चा हैं, हर संस्कृति के वहाँ छात्र हैं। कैसे अपने आकलन उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता। देखिए, आकलन उपकरणों की विश्वसनीयता चेक करने का अर्थ है कि वह विश्वास और वैधता का जो जिस उद्देश्य से और जिस तथ्य के साथ हमने ये आकलन किया है वो सही है गलत, ये टीचर के लिए है, इसका इसमें कोई महत्व नहीं व्यक्त करता। अधिगम की न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन की गई विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं से भी कोई मतलब नहीं होता। आकलन उपकरण के मानकीकरण, मानक का इसमें आकलन से कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ व्यक्तिगतता की मतलब है। डी क्या कहता है कि अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आकलन को सम्मिलित करेंगे, ये सही है। इसे सम्मिलित करने का तात्पर्य है कि अगर हम क्लास में हर सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अगर बच्चे होंगे तो उनसे उन्हें सीखने का अवसर मिलेगा। मान के चलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी कम्युनिटी के बच्चे हैं, तो ये आपस में जानेंगे कि मुस्लिम है तो उससे ये जानेंगे ईद क्या होती है, मुहर्रम क्या होते हैं, और हिंदू है तो उस बच्चे से ये जानेंगे कि दिवाली क्या है, होली क्या है, उनका पहनावा क्या है, रहन सहन क्या है, खान पीन क्या है, इन बारे में जानकारी लेंगे। ऐसे ही जैनियों से भी और बौद्धों से भी और सिखों से भी। तो इसलिए इसका महत्व आकलन में सम्मिलित के लिए ज़्यादा है। इसका आंसर आपका डी सही है। आगे बढ़ते हैं। आपके 14 क्वेश्चन थे जो पूरे हो गए हैं। कल हम किसी और पर प्रैक्टिस लाएंगे। आपको रोज़ किसी ना किसी चैप्टर पर, किसी ना किसी टॉपिक पर हम आपको प्रैक्टिस देते रहेंगे। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों में शेयर करें और हमारे सब्सक्राइब की धन्यवाद साथियों। अब हम आपसे कल मिलते हैं।